हेलो स्टूडेंट्स। ऑपरेशन रिसर्च में हमने आईपीपी स्टार्ट किया था, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और कोई भी आईपीपी को सोल्व करने के लिए मैंने आपको दो मेथड बताए थे। पहला मैंने आपको बताया था गोमरी मेथड, और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक या मेथड। ओके, गोमरी मेथड हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसके अंदर हमने एग्जाम्पल कर लिए। अब हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, ब्रांच एंड बाउंड मेथड। ये एक्चुअली ग्राफ से सोल्व होता है। क्या ग्राफ से सोल्व होगा? पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम गिवन होगी, उसको आप पहले ग्राफ के मेथड से सोल्व करोगे, ठीक है। और फिर अगर उसका सॉल्यूशन इंटीजर आ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। अगर इंटीजर नहीं आता है तब फिर ये ब्रांच यूज करेंगे। तो हम अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो मैक्स, हमें एक आईपीपी गिवन है, मैक्स जेड इज इक्वल टू 7x1 प्लस 9x2। और जो सब्जेक्ट है हमें वो गिवन है, पहली इक्वेशन गिवन है -x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन जो है अपनी 7x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 35, और थर्ड इक्वेशन है x1 इज लेस देन इक्वल टू 7, और फोर्थ है x2 इज लेस देन इक्वल टू 7, और x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमें आईपीपी गिवन है, ठीक है। ध्यान रखना ये x1 x2 क्या है, हमारे इंटीजर है। x1 is greater than 0 and integer, ठीक है। अब हम इसको ब्रांच एंड बाउंड मेथड से सोल्व करेंगे। अभी मैंने बताया नहीं एक्चुअली होता क्या, मतलब करते क्या है इसमें। बस आप इसको, इस एग्जांपल को समझते जाओ और फिर आपको समझ में आ जाएगा ये ब्रांच एंड बाउंड मेथड में क्या है। बस कुछ नहीं होता, एक ट्रिक यूज होगी, बस वही काम में लेना है। पहले इसको हम बाय ग्राफिंग मेथड सोल्व करेंगे। तो ग्राफ तो आप ड्रॉ कर सकते हो, लाइन तो है ये। देखो ध्यान रखना, ये ब्रांच एंड मेथड में क्या है, ग्राफिक मेथड से सोल्व करते हैं, और ग्राफ हमें सिर्फ R2 में ड्रॉ करना आता है, बाकी नहीं आता। तो इसीलिए ये जो है वो आपको दो वेरिएबल में ही मिलेगा। कोई भी आईपीपी है टू वेरिएबल में, तो हम उसको ब्रांच एंड बाउंड मेथड से टेक्निक से सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, चलो लाइन उठा लेते हैं। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और पहली लाइन देखो कहाँ से जा रही है। तो ये देखो, इसको 6 से डिवाइड कर दो, तो -x1 -6 से यहाँ जाएगी, और ये जाएगी 2 से। ओके, 6 और 2 ये वाला पॉइंट होगा। तो हमारी लाइन कुछ इस तरह से -6 और 2 ऐसे जाएगी। पहली ये पहली लाइन, ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरी लाइन की। दूसरी लाइन 7 पर 35, 5 और 35 से जाएगी, तो वो कहीं 5 ऐसे जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला जो है वो 50 है, और ये वाला -60, ये वाला 20, ठीक है। ओके, सॉरी 02। और ये क्या है, x1 इज लेस देन इक्वल टू 7, तो ये 5 है, और यहाँ पे कहीं 7 होगा, ये वाला लाइन हो गया। और x2 इज लेस देन इक्वल टू 7, यानी कि ये वाला लाइन, ठीक है।
वैसे ये हमारे पास ड्रॉ हो चुका है। तो अब देखो सारा देखो पूरा जो एरिया है इसका नीचे की तरफ बन रहा है इस लाइन से नीचे की तरफ, क्योंकि देखो x2 इज लेस देन इक्वल टू 7 यानी कि ये नीचे की साइड, और ये x1 इज लेस देन यानी कि इस साइड। ओके, और यहाँ पे ये वाली इक्वेशन देखो, ये भी नीचे की साइड है तो नीचे की साइड हो गया, और ये भी इस साइड है तो कुल मिला के ये वाला एरिया हमारा कॉमन आ रहा है x1 x2 लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ये वाला एरिया हमारे पास क्या आ गया, फिजिबल रीजन बोलते हैं इसको, ठीक है, फिजिबल रीजन। और अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अब ध्यान रखना जब भी आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखो तो वो हमेशा फिजिबल सॉल्यूशन के कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगा। ये आप नोट डाल के लिख सकते हो क्या, कि कोई भी एलपीपी आईपीपी कुछ भी हो उसमें आपको पाई ग्राफ सोल्व कर रहे हो तो जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो हमेशा इन वर्टेक्स बोल सकते हो या फिर इन पॉइंट पे मिलेगा, वर्टेक्स पे मिलेगा, ठीक है, फिजिबल रीजन के वर्टेक्स पे मिलेगा। तो हमारे पास ये तो पता है 0 2 है, ये क्या है 0 2, ये पता है ये 5 0 है, 5 0 है। अब ये वाले कोऑर्डिनेट दोनों इक्वेशन को सोल्व करके निकालना ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9/2 7/2 है ये, ठीक है। और अभी हम इसके ऊपर फिजिबल सॉरी जेड की वैल्यू देखेंगे कौन से पे कितनी आ रही है। तो 7x1 और 9x2 है ना, 7x1 प्लस 9x2, तो ये रखना वैल्यू, 0 2 रखोगे तो z 0 2 पे कितनी वैल्यू दे रहा है 9 दूनी 18, और z 50 पे कितनी दे रहा है इस वाले पॉइंट पे 7 7 5 35, और z ये 9/2 7/2 पे कितनी दे रहा है 9/2 7/2 पे, तो ये हो गया यहाँ 7 9 63/2 और प्लस 63/2 यानी कि 63, और 0 पे तो 0 देगा, तो कुल मिला के ये 63 यहाँ पे आ रहा है, मतलब इस वाले पॉइंट पे हमारा क्या दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब हमारे जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में जो 9/2 और 7/2 वैल्यूज आ रही है, देन optimal solution is x1 is equal to 7/2 है क्या, 7/2 है, 9/2 है, 9/2 और x2 is equal to 7/2 आ रहा है। अब चूंकि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो आ गया बट ये क्या नहीं है इंटीजर नहीं है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा प्रोसेस अब स्टार्ट होगा ब्रांच एंड बाउंड मेथड। तो आप इनमें से इसको पकड़ लो, x1 को पकड़ लो जो फ्रैक्शनल में आ रहा है यानी कि इंटीजर नहीं आ रहा उसको पकड़ो, यहाँ दोनों आ रहा है तो कोई भी पकड़ लो। तो इसको x1 को पकड़ो, इसमें किस नंबर के बीच है वो चीज लिख लो। ये कितना नंबर है 4.5 है ना, तो किन दो इंटीजर्स के बीच में है 4 और 5 के बीच में है, ये देख पा रहे हो स्ट्रिक्टली लेस देन है, x1 जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 5 है। ओके, ये आ गया। तो आपका जनरली ये जो ऐसे बोलता है कि हमें इसको ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है, ऐसे ब्रेक करना है, यानी कि जो x1 है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि इसकी लोअर बाउंड में सबसे बड़ी वैल्यू 4 और फिर इसका जो उसमें एक ऐड कर देंगे 5। तो इन दोनों में से तो अब आप इसमें दो इक्वेशंस में ब्रेक करो इसको अलग अलग, यानी कि इस जो सिस्टम दे रखा था हमें उसको दो सब सिस्टम में बनाना है, दो सब एलपीपी बनानी है अपने को। इससे एक एलपीपी में यहाँ देखो जो x1 पहले हम क्या यूज कर रहे थे, x1 को लेस देन 7 यूज कर रहे थे ना, ये वाली इसको हटाना है, और यहाँ पे एक तो रखना है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सॉरी ग्रेटर देन था ऑलरेडी, अपोजिट रखना है। जो हमारा x1 आया था, x1 क्या आया था 4 और 5 के बीच में आया था, तो अब लेना है हमें x1 को
आइदर तो लेस देन 4 हो, और दूसरी जो एलपीपी होगी उसके लिए हम लेना है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो। यानी कि हमारा अब की बार जो फिजिबल सॉल्यूशन है या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो x1 के लेस देन इक्वल टू 4 के लिए ढूंढेंगे या फिर x1 के ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए ढूंढेंगे। बाकी तीन जो इक्वेशंस है वो सेम रहेंगी, सिर्फ जिस एक को चेंज करना है आपको। तो जो भी फ्रैक्शनल में आ रही है किसी एक को ले लो और उसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करके लिख दो, ठीक है। तो अभी जो पहले वाला अभी इसको सब एलपीपी बोलते हैं इनको, ठीक है, सब एलपीपी। तो इसको वही सेम ग्राफ ड्रॉ करो, ऐसे था ना, और ये 7। अब की बार मैं क्या ले रहा हूँ, लेस देन x1, पहले क्या था लेस देन 7 था, अब मैं ले रहा हूँ x1 लेस देन इक्वल टू 4। ये वाला पॉइंट था 5 और ये था 9.9/2 और 7/2। तो ये कितना हो गया कुल मिला के अपना 4.5 है। तो ये कहीं यहां से जाएगा हमारा ग्राफ, ठीक है। ये लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 4। तो हमारा क्षेत्र देखो अब क्या हो गया, इसके नीचे और इसके भी नीचे और इसकी इस साइड, यानी कि और इसके भी इस साइड, तो कुल मिला के ये वाला एरिया हो गया, ठीक है ना। तो आपको चाहिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट तो 40 है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 20 है, ये वाला पॉइंट 00 है, ये वाला पॉइंट निकाला है, यानी कि x इज इक्वल टू 4 रख दो। कौन सी इक्वेशन में, ये वाली 35 वाले में, यानी कि जो सबसे पहली इक्वेशन है, सबसे पहली इक्वेशन कहाँ, ये रही, ये वाली इक्वेशन। इसमें आपको क्या रखना है, x1 की जगह 4 रखना है। तो यहाँ पे 4 रखोगे तो इस साइड चला जाएगा 10/3 आ जाएगा। तो x1 की सॉरी x2 की वैल्यू क्या आ गई, 10/3। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आगे अलग अलग लिख रहा हूँ मैं, ये तो हो गया 0.2 और ये वाला हो गया x2 की वैल्यू तो आ गई 10/3 और x1 की वैल्यू थी अपने पास 4 ऑलरेडी, और तीसरा पॉइंट हो गया 40 और एक 00 है, 00 पे तो आने वाली है नहीं अपनी। तो अपना फंक्शन क्या था, z इज इक्वल टू 7x1 प्लस 9x2। तो वैल्यू निकाल लो, इस पे वैल्यू आ रही है 18, इस पे वैल्यू आ रही है 728 प्लस 7/2 कुछ ज़्यादा ही है और 728। तो इस वाले पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिल रही है, लेकिन ये फ्रैक्शनल में है, ये नहीं है किसमें, 3 आ रही है ना, ये इंटीजर में नहीं है। यहाँ पे ऑप्टिमल जो भी सॉल्यूशन आया अपने पास फाइनल सॉल्यूशन वो x1 इज इक्वल टू तो 4 आ गया, लेकिन x2 में प्रॉब्लम आ रही है कितनी, 10/3 आया। ओके, अब फिर इसको भी देखना है साथ में, दूसरी एलपीपी को, इसको भी सोल्व करो। तो इसको सोल्व करोगे, यहाँ पे क्या लेना है, एक तो ये वाली लाइन होगी, एक ये वाली लाइन होगी जो 5 से गुजरती है, यहाँ से ये 50 है, और ये सिमिलरली ये क्या है 5 से ये गुजरती है, और एक ये 7 से गुजरती है। तो इस लाइन से तो नीचे और इस लाइन से भी नीचे, तो ये वाला हो गया ये वाला, और इस लाइन से भी इस साइड, ठीक है। बट इस लाइन से इस साइड, अगर ये इस साइड होता तो फिजिबल हो जाता, लेकिन इस साइड बोल दिया, तो ये हमारे पास फिजिबल रीजन नहीं आ रहा, कुछ भी फिजिबल रीजन नहीं आया, ये बाहर हो गया, ठीक है। ये बाहर है, ये बाहर है, सबका कॉमन कोई भी नहीं आया, इसलिए नो फिजिबल रीजन। इस केस में हमारे पास कोई फिजिबल रीजन नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसी एलपीपी को प्रोसीड करेंगे आगे, इस सब पार्ट को। अब इस सब पार्ट को प्रोसीड करने के लिए यहाँ पे फ्रैक्शनल में क्या है, x2 वाला है, तो आप x2 में चेंज करोगे। ये क्या 3.3 समथिंग है ना, तो ये जो x2 है वो किससे लेस आ रहा है, 4 और 3 के बीच में लेस आ रहा है। तो आप इसको दो पार्ट में और ब्रेक करोगे, जो एलपीपी है उसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे, और उसका जो x2 वाला
हिस्सा है, x2 वाला हिस्सा है, उसकी दो सब एलपीपीज बनाओगे। तो यहाँ से आप दो सब एलपीपीज बनाओगे। तो पहली जो तीन इक्वेशन सेम रहेगी, यानी कि x1 यहाँ पे ध्यान रखना क्या था, लेस देन इक्वल टू 4 था, सॉरी लेस देन इक्वल टू 4 था ना, इसके लिए काम करेंगे। और दो इक्वेशन वो थी पहले वाली, ठीक है। और अभी इसमें एक था लास्ट वाली जो है ना, वो होगी यहाँ पे x2 इज x2 इज लेस देन 3, x2 इज लेस देन 3। अब देखो क्योंकि x2 3 से बड़ा था, 4 से छोटा था, तो कोई सॉल्यूशन मिला नहीं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला नहीं, क्योंकि हमारे पास रेशनल में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, x2 को लेस देन 3 करेंगे, तब देखते हैं मिलता है नहीं। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है, ऐसे x2 क्या पता 4 से बड़ा हो तब बन जाए, अपने पास सॉल्यूशन आ जाए। तो यहाँ पे दो कंडीशन बना ली, यहाँ पे था x2, ध्यान रखना, सॉरी ये x1 4 के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। 5 वाले में तो फिजिबल रीजन मिला ही नहीं, 4 के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे x2 ग्रेटर देन 4 करो, अब ग्रेटर देन 4 करो ये, ओके। क्या क्या मैंने x2 जो था वो 3 और 4 के बीच में था, यानी कि 10/3 था। तो हमारे पास कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि इंटीजर सॉल्यूशन नहीं मिला। तो क्या पता x2 3 से छोटा हो तब मिल जाए, या फिर x2 4 से बड़ा हो तब मिल जाए। तो ये दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं, बस इसका मेन रोल यही होता है, ये लॉजिक है इसका। अगर रैशनल में आ रहा है, कोई भी एक पकड़ लो, मान लो दोनों x1 और x2 दोनों ही रैशनल में आ रहे हैं, तो कोई एक पकड़ के ऐसे केस डिस्कस करो। अगर किसी में ऑप्टिमल आ जाता है तब तो उसको यही रखो, दूसरी वाली को देखो उसमें क्या पता ऑप्टिमल ना आए। अगर उसमें आ गया तो फिर उसमें पहली वाली में चेक करो कि आता है या नहीं आता है। तो देखो इस वाली को सोल्व करो, तो इसमें वही पहले वाली इक्वेशन तो सेम रहेंगी, एक तो ये जाती है और एक ऐसे जाती है और एक ऐसे जाती है। 7 वाली तो नहीं नहीं, अब की बार चेंज हो रही है। 4 वाली देखो, ये वाली यहाँ से जा रही थी कुछ, ये वाला पॉइंट था, ये वाला 4 से जा रही थी ऐसे, 4 गई। अब ध्यान रखना x3, ये x2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, लेस देन इक्वल टू 3 है। तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट आया था वो 3.33 था, यानी कि 10/3 था। y की वैल्यू क्या, y2 की वैल्यू क्या आई थी, 10/3 आई, 3.33। तो ये क्या है, उससे भी छोटा है, यानी कि 3 यहाँ कहीं से जाएगा इसके नीचे से। तो इसको आप थोड़ा सा एनालिसिस जरूर किया करो, ठीक है। तो अब बात देखते हैं, यानी कि x2 लेस देन इक्वल टू 3, ये हो गया, है ना। और इसके भी नीचे, ठीक है, इसके भी इस साइड ये वाला और इसके इस साइड ये वाला, तो कुल मिला के ये वाला एरिया हो गया, जिसको मैं थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करूँ, जूम इन, ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये वाला एरिया, ठीक है। तो एक तो ये वाला पॉइंट चाहिए हमें, ये वाला, और ये वाला तो पॉइंट पता ही है क्या है, 4 3 है। ये वाला पॉइंट तो क्या है, 4, एक्स एक्स पे तो ये देखो 4 है, और वाई एक्स पे क्या आ गया, सॉरी ये x2 पे क्या आ गया, 3 आ गया। ये तो 3 हो गया, और ये वाला 4 0 हो गया, और ये वाला क्या आ गया, निकालना पड़ेगा, ये वाला क्या है, 0 0 है, ठीक है। ये वाला कैसे निकालेंगे, हमारी जो ये पहली इक्वेशन थी, ये सबसे पहले वाली इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन क्या थी, माइनस x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 6 दी आई थी, है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, x2 की वैल्यू पुट कर दोगे, x2 यानी कि 3 वैल्यू पुट कर दो, 3 3 9, और 9, तो यहाँ पे 9 रखोगे तो ये साइड जाएगा, तो -3 x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये क्या है, 3 3 है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है 3 3 3 3 4 3 और 4 0। इनके ऊपर हम क्या देखेंगे, अब z की वैल्यूज देखेंगे। तो z 3 3 पे कितना आएगा, x1 की वैल्यू 3, यहाँ पे अपने पास 7 x1 प्लस 9 x2 था ना, हाँ यही था। तो आप क्या करोगे, 7 या 21 और 9 दिया 27, 21 और 27 कितना होता है, 21 और 27 से 21 प्लस 27, तो ये हो गया आपका 48।
और फिर देखेंगे जेड 43 पे, है ना, 43 पे 7 चौके 28 प्लस 9 27, तो ये आ गया आपका 55। और जेड 40 पे तो कम ही आना है, 28 आएगा, और 00 पे तो आना ही नहीं है। तो ये वैल्यूज आ गई, तो हमारे पास मैक्स यहाँ पे आ रहा है, ये रहा। और वो किसके लिए आ रहा है, x1 इज इक्वल टू 4 और x2 इज इक्वल टू 3, जो क्या इंटीजर है, तो बात बन सकती है, ठीक है, रेडी हो जाओ। तो यानी कि x1 इज इक्वल टू 4 और x2 इज इक्वल टू 3, इसके लिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 55 आई। अभी थोड़ा इसको भी एनालिसिस करते हैं, दूसरी आईपीपी को, क्या पता इसमें भी फिजिबल आ जाए और वो भी इससे भी ज्यादा हो जेड की वैल्यू, तो वो वाला क्या माना जाएगा, ऑप्टिमल माना जाएगा। हमें तो क्योंकि मैक्सिमम चाहिए, इंटीजर तो चाहिए बट मैक्सिमम चाहिए, है ना। तो इसको थोड़ा देखते हैं, एक्चुअली इसका फिजिबल ही नहीं आएगा, देखना एक बार। तो ये देखो, ये मैंने ड्रॉ की लाइन और ये वाली ड्रॉ की, और x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये वाला पॉइंट है, सॉरी यहाँ से मैंने वो खींची थी, एक ये लाइन 4 वाली, ठीक है, x1 इज इक्वल टू 4 था, तो ये तो 10.3 था ये वाला पॉइंट, है ना, 3.3 था, तो ये 4 वाली तो ऊपर से जाएगी, ये वाली ये ऊपर से जाएगी, और ऊपर से जाएगी, और इसको ऐसे 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 ऐसे, तो फिजिबल ही नहीं आएगा रीजन। हमारे पास तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा था फिजिबल, लेकिन ये वाला बोल रहा है कि हमारा तो x2 4 से बड़ा होना चाहिए, x2 4 से बड़ा हुआ तो हमारा फिजिबली रीजन नहीं आएगा, तो इस केस में फिजिबल रीजन फिजिबल नहीं होगा, नो फिजिबल रीजन, ओके। तो हमारे पास ओनली ये वाली केस बन गया, तो यानी कि x1 इज इक्वल टू 4 और x2 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, ओके, जो क्या है फिजिबल है। तो बस आज मैं इतना ही करवाऊंगा, अगला कल लेक्चर में ना मैं एक इसका एग्जाम्पल और समझाऊंगा, तो उससे आप बेटर समझ पाओगे ब्रांच एंड बाउंड मेथड।